हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी और आप बिल्कुल तैयार होंगे अपने एग्जाम्स के लिए जो आपका होने वाला है 31 जनवरी को। तो दोस्तों सीटेट के एग्ज़ाम में आपको मैं कुछ हेल्प कर सकूं, इसलिए आज कल और परसों मेरा लगातार 3 वीडियो आएगा, जिसमें से मैथ में वो सभी प्रश्न या वो सभी क्वेश्चन आपके सामने होंगे जिसमें आप थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करते हैं कि भाई ये सवाल थोड़ा सा आसानी से बन जाए, कितना आसानी से हम इसको बना के निकल जाए। तो आज हम कोशिश करेंगे वैसे कुछ सवालों को आपके सामने लाने का जिसमें आपको कठिनाई होती है। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और आपको पसंद आए तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि हम लोग को एप्रिसिएशन मिले और आपके लिए और भी हम लोग काम कर सकें। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। तो आइए दोस्तों पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। जैसा कि आपके सामने सवाल दिया गया है कि यदि 5 पे पावर 5x + 5 = 1 है तो x का मान क्या होगा। अब देखिए इस सवाल को बनाने के 2 तरीके हैं। एक तो हम इसमें ये जो ऑप्शन दिया गया है x का मान, इसको हम वैल्यू को यहाँ पर रख करके भी चेक कर सकते हैं भाई कि यहाँ x का मान हम क्या रखें कि इसको सॉल्व करने से 1 आ सकता है। यानी हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को 1 करने का प्रयास करेंगे तो मेरा आंसर हो जाएगा। लेकिन उससे भी आसान है कि हम कितना बार ऑप्शन को चेक करेंगे। हम सिंपल काम का क्या करेंगे, देखिए कि ये जो आपका सवाल है यहाँ पे जो 1 दिया गया है, आपको पता होता है कि किसी भी संख्या के ऊपर अगर 0 पावर हो तो वो कितना होता है, 1 होता है। यानी अगर हम इसको 5 पे पावर 0 कर दें तो क्या इसको हम 1 कह सकते हैं? बिल्कुल सही, 1 कह सकते हैं। किसी के मन में आपका ये भी आ रहा होगा कि भाई वहां पे हम 5 पे ही पावर क्यों लेंगे सर 0, हम तो यहाँ पर 6 भी कर सकते थे तो भी 1 ही आएगा। तो बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, 6 भी कर सकते थे। लेकिन आप ये बताइए कि यहाँ पर आपका आधार क्या है, 5, तो यहाँ पर भी आधार आपको 5 ही करेंगे तभी हम पावर को पावर के साथ बराबर कर पाएंगे। घातांक करने का नियम है कि अगर आपका आधार समान है तो पावर आप समान कर सकते हैं, यदि पावर समान है तो आधार को समान कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अब यहाँ क्या करेंगे हम लोग कि ये दोनों अगर समान हो गया तो हम क्या करेंगे, इसके पावर को आपस में समान कर देंगे। ठीक है, ये बराबर ये हो गया। अब हम 5x को यहाँ रख लेंगे, उसको वहां भेज देंगे तो प्लस से गया उधर तो क्या हो जाएगा, -5। अगर हम 5 से काटें तो x का मान कितना आ जाएगा, -1, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया है आपका आंसर आ गया। तो आपको हम क्या कह रहे थे, जरा कॉन्सेप्ट समझिएगा कि मान लीजिए a पे पावर दिया है x बराबर a पे पावर दिया है y, तो ऐसे कंडीशन में हम x बराबर y कर सकते हैं, मतलब पावर बराबर पावर कर सकते हैं। ठीक है, यदि दिया हुआ है m पे पावर x बराबर n पे पावर x, आप देखिए पावर सेम है तो ऐसी स्थिति में क्या कर सकते हैं हम लोग कि m बराबर n करके भी सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? ठीक है कॉन्सेप्ट। चलिए इस पर एक क्वेश्चन और देखते हैं, थोड़ा सा इससे और अच्छा, ये आसान था, थोड़ा सा और अच्छा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है आपका पिछले सवाल से थोड़ा सा हटके है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो देखिए बहुत ही आसानी से इसको स्टार्ट करेंगे कि 2 पे पावर x + 5 जो है, क्या हम इसको यहाँ ला सकते हैं। अगर यहाँ से यहाँ लाएंगे तो हो जाएगा -2 पे पावर x + 3। ठीक है, उधर क्या रह जाएगा आपका, 12 रह जाएगा आपका। अब यदि अगर हम इन दोनों को ध्यान से देखें तो यहाँ पर भी 2 में कुछ पावर है और यहाँ पर भी 2 में कुछ पावर है, तो हम 2 में कुछ पावर कॉमन ले सकते हैं। कितना कॉमन लेंगे, जो छोटा पावर है, तो हम x + 3 को कॉमन ले लिए, तो भाई यहाँ से x कॉमन आ गया और यहाँ से 3 कॉमन आ गया, तो यानी यहाँ पे कितना बच गया, 2 बच गया, क्योंकि x तो कॉमन ले चुके हैं और यहाँ से 5 में से 3 कॉमन ले, कितना बच गया, 2। और यहाँ पर क्या बचा, माइनस, ये तो पूरी कॉमन ले लिए, देखिए यहाँ पूरी कॉमन ले लिए, छीन लिए, इससे कितना बचेगा, 1। यहाँ कितना आ जाएगा, 12। 2 पे पावर x + 3, आप देखिए कितना होगा, 2 दूनी 4, 4 में 1 गया 3 बराबर 12। आप 3 से यहाँ काट सकते हैं 4, ध्यान रखिएगा गुना में है तो 3 से काट सकते हैं। ठीक है, तो 2 पे पावर x + 3 बराबर 4 को हम क्या 2 पे पावर 2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। 2 पावर कितना हो गया, 2। अभी तुरंत आपको हम सिखाएं कि बेस बराबर होने पर
पावर को इक्वल कर सकते हैं तो x प्लस 3 का मान कितना हो गया भाई 2 हो गया। तो x का मान 3 वहां जाएगा, 2 में 3 घटेगा तो आपका मान आ जाएगा -1, जो आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए का हो जाएगा। बात समझ में आ गया? तो आप ऐसे क्वेश्चन को बनाइएगा, सॉल्व करना है, ट्राई करना है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग इसका एक ट्रिक पर कि क्या इसको हम बाय ट्रिक सॉल्व करते थे। चलिए अब आते हैं कि इसको हम कैसे जो है कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। तो कम समय में सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा कि वैल्यू पुटिंग करना होगा कि x के पास हम किसी वैल्यू को रख के देखेंगे और हमारा मान जो है आ जाएगा तो उसको हम सेम आ जाएगा तो उसको हम x का मान मान लेंगे। जैसे मान लीजिए -1 रखते तो -1 और 5 यहाँ कितना आता 2 पे पावर, यहाँ कितना आता 4, यहाँ रखते -1 और यहाँ 3 तो 2 पावर यहाँ पे 2 प्लस 12, ये कितना आएगा जी बताओ 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ये 16 आएगा, 2 दूनी 4 प्लस 12 16 आया, बराबर हो गया। इसका मतलब कि मान हमारा सही है। आप एग्जाम में चाहें जिसका फास्ट कैलकुलेशन है, जो अच्छे से मैथ पहले से पढ़े हुए हैं, वो आप वैल्यू पुटिंग करके भी ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। समझ में आ रहा है? चलिए अब नेक्स्ट टाइप पे क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए तो अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन है बहुत छोटा लेकिन बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है सीटेट में। वह कौन बताइए जो अपने कोटि पूरक के बराबर है। तो इसको कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले क्या कीजिए कि जो कोण आपसे मांग रहा है उस कोण को ही आप x मान लीजिए, ठीक है। और कोटि पूरक जो होगा वो क्या होगा कि 90 माइनस x, कि 90 में इसको घटा देंगे तो क्या होगा, हमको कोटि पूरक मिल जाएगा। और ये दोनों आपस में बराबर है तो ये x बराबर 90 माइनस x। तो यहाँ पे अगर आप इस x को यहाँ लेके आओगे तो ये x हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा, यहाँ पर ये 2x का मान 90 हो गया, या 2 से काटे कितना जाएगा 45, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि कोटि पूरक क्या होता है। तो कोटि पूरक दो कोण को जोड़ने पर 90 होना चाहिए। तो उसमें से आप ऐसे भी मार देते कि भाई वह कोण बताइए जो अपने कोटि पूरक के बराबर है। तो अगर आप एक 90 लेंगे मान लीजिए तो अगला तो 90 होगा तो 180 हो जाएगा, जो कि समपूरक हम लोग पढ़ते हैं। तो कोटि पूरक 45 अगर एक होगा तो अगला 45 होगा, तो 45 कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, तो जो कि अपने दूसरे कोटि पूरक के बराबर भी है, ठीक है। अब अगर कोई पूछता है आपसे मान लीजिए कि 60 का कोटि पूरक क्या होगा, तो 60 का कोटि पूरक 30 हो जाएगा, क्योंकि 60 और 30 90 हो जाएगा। 90 का कोटि पूरक क्या होगा 0 हो जाएगा, क्योंकि 90 जोड़ 0 तब क्या होगा 90 होगा। इस प्रकार से आप जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बाय प्रोसेस चलना हो तो ये प्रोसेस होता है कि हम पूरक मान लिए, एक कोण मान लिए x को, कोटि पूरक तब क्या होगा 90 माइनस x रख दिए, सॉल्व हो गया क्वेश्चन, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन जो है आपका लाभ हानि से क्वेश्चन है, या इसको आप बट्टा से भी क्वेश्चन छूट से भी मान सकते हैं। ऐसे सवालों का बनाने का तो प्रोसेस जो भी था वो समय रहा नहीं कि हम प्रोसेस से बनाएं। ऐसे सवालों को बनाने का डायरेक्ट तरीका को सिखाते हैं कि जब आपका अंकित मूल्य दिया हुआ हो, डिस्काउंट भी दिया हुआ हो और फिर भी लाभ हो रहा हो, ठीक है। फिर भी लाभ या हानि कुछ तो दिया हुआ होगा। अगर लाभ हो रहा हो तो क्या करना है, हानि हो रहा हो तो भी बताएंगे क्या करना है। तो आपसे पूछा क्या लागत मूल्य यानी कि सीपी क्रय मूल्य की बात हो रही है। तो जितना भी आपका अंकित मूल्य दिया हो, ध्यान से देखिएगा, जितना भी आपका अंकित मूल्य दिया हो, जो भी आपका छूट है वो ऊपर लिखना है। 100 में से 5% छूट कितना हुआ 95, ध्यान रखिएगा 5% छूट तो 100 में 5 घट जाएगा, 95 ऊपर लिखना है। लाभ या हानि का लिखना है नीचे। अगर लाभ हुआ तो 100 में जोड़ करके, तो 100 में 25 जोड़े कितना होगा बताइए 125, ठीक है। 5 से काटोगे तो ये हो जाएगा 19 पचे 95, 5 से काटोगे 25 पंचे 125, 25 से काटिएगा तो 25 गुने 20 कितना होता है 500, 19 गुने 20 आपका 380 होता ही आपका आंसर है, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। कोई दिक्कत नहीं, बना लीजिएगा। प्रोसेस पे आप काम करने का समय नहीं रहा, जहां प्रोसेस में काम करना होगा तो वहां पे काम करेंगे। जैसे कुछ क्वेश्चन मैंने आपको बताया वैसे। तो अगर यहाँ हानि होती तो हम यहाँ कितना करते, 100 में हम माइनस करते,
ये ध्यान रखिएगा कि अगर लाभ हुआ तो यहाँ 100 में प्लस करेंगे, हानि हो तो 100 में माइनस करेंगे। ऊपर में हमेशा डिस्काउंट रहेगा तो डिस्काउंट हमेशा घटेगा ही। डिस्काउंट क्या होता है, थोड़ी जुड़ता है जी, घटता है। तो 100 में क्या करेंगे, 5 घटा दिए, 95 लिख दिए। समझ में आ गया आपको? ऐसे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है वो आपका एलसीएम एचसीएफ से क्वेश्चन है। मॉस को क्या कहते हैं हम लोग, एचसीएफ, या मॉस को हम लोग एक नाम और क्या जानते हैं, महत्तम समापवर्तक, या आपके एग्जाम में कभी रहता है सबसे बड़ी सार्वगुणज, उसे भी क्या कहते हैं आप, एचसीएफ ही कहते हैं। ठीक है, इसमें आपको बहुत कुछ हम सिखाएंगे, जरा ध्यान से देखिएगा। ठीक है सॉरी, यदि 65 और 117 का एचसीएफ कितना है, 65 m-117, तो m का मान क्या हो सकता है? आप में से कितने लोगों को एचसीएफ शॉर्ट ढंग से बनाने आता है? बहुत ही इजी ढंग से बना सकते हैं। जिनको भी नहीं आता है वो मेरा एक ट्रिक को जरा समझिए ध्यान से। 65 और मान लीजिए 117 को हमको एचसीएफ निकालना है। आप कुछ मत दिमाग लगाइए, खाली इन दोनों का अंतर निकालिए, देखिए कितना होता है। 65 और 117 का अंतर भाई, यहाँ 2 आ गया, 11 में 6 गया तो कितना हो गया, 42 हो गया। ठीक है, कितना हो गया, 42 हो गया। ठीक है ना जी, सॉरी 5 यहाँ 52 हो जाएगा जी, 52 हो गया, यानी 52 अंतर है। आपको खाली ये देखना है कि क्या 52 से 65 कटेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा। तो आप क्या कीजिए, इसको तोड़ने का प्रयास कीजिए, और ऐसे तोड़ने का प्रयास कीजिए कि जिससे ये कटे भी। तो 13 चौका 52, इतना तो आप कर सकते हैं भाई। 13 तो 52 में आना ही आना है। आप कैसे भी तोड़ेंगे 13 आएगा, चाहे आप 2 दूनी 4 गुने 13 कर दो या 4 गुने 13 कर दो, बात तो बराबर है। तो 13 से देखिए 65 भी कटेगा, और 13 नम्मा 117 भी होता है, लेकिन 4 से ये दोनों नहीं कटने वाला है, पता है आपको। तो 13 से कट गया, यानी एचसीएफ क्या हो गया, 13। तो ये सवाल में आपको हम एचसीएफ भी सिखा दिए कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। एचसीएफ भी आपको क्वेश्चन आता निकालने, आप बढ़िया से समझ लीजिएगा, वीडियो को रोक करके ध्यान से, क्योंकि एचसीएफ आपको समझना बढ़िया से। ठीक है, अब देखिए क्या कहता है कि इन दोनों का एचसीएफ कितना है, 65 m-117, ये एचसीएफ दिया हुआ है। तो भाई एचसीएफ हम निकाल रहे हैं 13, क्वेश्चन कर रहा है ये, यानी कि इन दोनों का एचसीएफ ये जो है ना वो 13 के बराबर है। तो हम बराबर क्या कर देंगे, 13। तो 65 m बराबर ये उधर जाएगा, तो 13 में 117 जुड़ जाएगा, तो 65 m बराबर 130 हो जाएगा, और 65 दूनी 130 होता है, तो m का मान कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है आप लोग को? ध्यान से समझिएगा, ये सारी चीजें आपको एग्जाम में देखने मिलेंगी। ये सब क्वेश्चन सब टैट में इस टाइप के आए हुए हैं, और हम जो आज आपको क्वेश्चन बता रहे हैं वो संभावित क्वेश्चन है। तो थोड़ा सा एकदम, चूंकि ठंड काफी है, लेकिन थोड़ा सा बैठिए आराम से एकदम, और कॉपी कलम लेकर के लिखिए भी, नोट डाउन भी कीजिए, और अच्छे से समझिए भी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन जो है आपका वृत्त से संबंधित है। तो आप वृत्त को भली भांति जानते होंगे, जिसको अंग्रेजी में सर्किल कहते हैं। उसके बीच में एक पॉइंट है, यहाँ से कोई भी रेखा कहीं भी खींचिएगा उसको हम त्रिज्या कहते हैं, और उसी त्रिज्या को पीछे की ओर पूरे बढ़ा दिए तो यहाँ भी वो त्रिज्या हो गया भाई। तो ये पूरे लाइन को एक साथ हम क्या बोलते हैं भाई, एक साथ बोलते हैं व्यास। व्यास माने उसको हम डी बोलते हैं, और एगो डी में देख रहे हैं कि 2 गो आर आ रहा है, यानी कि डी बराबर हो रहा है 2 ठो आर। समझ में आ रहा है आप लोग को कि डी बराबर क्या हो रहा है, 2 ठो आर हो जा रहा है। परिधि क्या हो रहा है पता है, परिधि ये जो चारों ओर जो गोलकाट है, ये चारों ओर क्या है, ये परिधि है। तो परिधि को हम 2 पाई आर लिखते हैं। बस कहता भाई कि परिधि 2 पाई आर और डी माने 2 आर, इन दोनों में जो है अनुपात क्या है, यही क्वेश्चन पूछा है आपसे। तो कहता है कि त्रिज्या को 1 बढ़ा दिया गया। भाई त्रिज्या पहले r था, तो नया त्रिज्या क्या हो गया, r+1, 1 बढ़ गया ना, कितना हो गया, r+1। तो हमको इसी के अकॉर्डिंग, इसी के अनुसार क्वेश्चन सॉल्व करना है। नहीं बोल रहा कि नए वृत्त की परिधि, तो नया वृत्त का परिधि क्या होगा, 2 पाई r के पास हम क्या रखेंगे, r+1, और डायमीटर यानी कि व्यास क्या होता, 2r होता, लेकिन अब हम क्या लिखेंगे, 2r+1। कोई दिक्कत नहीं है आप लोग को। ये तो पूरे कट गया भाई, 2 एकम 2 कट गया, तो पाई
अनुपात, सॉरी यहाँ बराबर ने हम अनुपात ही लेके चलते हैं, तो उधर क्या बचा, पाई अनुपात 1, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो अब ध्यान रखिएगा कि वृत्त का अगर कभी एरिया पूछ दिया तो होता है पाई आर स्क्वायर। इतना सा बातें आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो कई बातें जो होता है कि छोटे छोटे क्वेश्चन पूछते हैं और हम लोग उससे फालतू में उलझ जाते हैं, ठीक है। तो आइए अब देखते हैं एक इस प्रकार का भी क्वेश्चन, कभी कभी आपको जो है रीजनिंग टाइप मिला करके भी मैथ आपको एक दो ठो क्वेश्चन पूछता है आपके टेट में, और कुछ रीजनिंग क्वेश्चन भी पूछता है जो कि आपको अगले वीडियो में फिर आपको मिलेगा। कल का है जो वीडियो अपलोड करेंगे उसमें आपको फिर से जो है कुछ ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो रीजनिंग पे क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है। तो आज पहले ये क्वेश्चन देखते हैं रीजनिंग का कैसे बनेगा। आप इसमें अगर ध्यान से देखेंगे तो आप देखिए यहाँ पर 1 लिखा है तो 1 से 1 ही अंक लिखा गया है, यहाँ 2 है तो यहाँ पर 2 अंक बढ़ा है, 1 से 2 बढ़ गया, यहाँ 3 है तो 3 अंक तक बढ़ गया, 1 2 3, यहाँ 4 तो 4 अंक तक, 1 2 3 4। यहाँ अगर 6 दिया है तो भाई ये 1 2 3 4 5 और 6 होगा। ये आपके ऑप्शन में जहाँ हो जाएगा उसी को आप उत्तर मार देंगे। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, बस आपको फंसाने के लिए इतना लिखता है कि आप फंसें, लेकिन आपको उसके जाल में फंसना नहीं है। अपना IQ लगाना है, दिमाग एकदम एक्टिव रखना है और फट से आंसर मार के निकल जाना है, ठीक है। तो अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत आसान लगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। आइए दोस्तों, ये सवाल में आपको हम ऑप्शन जान के नहीं दिए कि ये सवाल में कोई दम ही नहीं है, लेकिन ऐसे सवाल में भी बहुत आप लोग जैसे दोस्त हैं मेरे जो कि आप फंस जाते हैं, यानी आप अकबका जाते हैं वहां पर कि क्या करना है हमको, कि हमको 3 संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है और मौसो दिया हुआ है, तो भाई वो संख्याएं पूछ रहा है। तो आप SCF यानी मौसो, SCF का मेरा एक बात आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि SCF का मतलब बहुत ज्यादा नहीं, बस एक चीज होता है, वो है कॉमन। क्या होता है? कॉमन। ये सवाल जहां तक कि बनाने की बात है तो हम भाई मौसो अगर 12 लिए हैं तीनों का, यानी कि 12 तीनों से हम छीन लिए हैं। क्या किए हैं? 12 तीनों से छीन लिए हैं। तो 12 अगर तीनों को हम दे देंगे तो भाई गुना हो जाएगा 12 सब में जाकर के, 12 एकम 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36। यही आपका आंसर हो गया। तो आंसर तो माना बड़ा ही आसान हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है कि हमको संख्याओं का अनुपात दिया है, हमको SCF दिया हो, सीधे गुना करेंगे संख्या मिल जाएगी। अब आते हैं, आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सिखा देते हैं, उसको आप ध्यान रखिएगा। जैसे मान लीजिए एक संख्या है 12 और एक है 15, तो इन दोनों का SCF, तो आपको भी हम क्या सिखाए? कम से कम कॉमन, सबसे बड़ा से बड़ा कॉमन हम क्या ले सकते हैं? कम से कम नहीं, बड़ा से बड़ा कॉमन क्या ले सकते हैं? तो इन दोनों से बड़ा से बड़ा हम क्या निकाल सकते हैं? वो 3 निकाल सकते हैं, क्योंकि 3 के पहाड़ा में ये भी आता है और परिवार में ये भी आता है, 4 में ये आता है लेकिन ये नहीं आता, 5 में ये आता है ये नहीं आता, दोनों भाई आना चाहिए एक ही पहाड़ा में, ठीक है। तो यहाँ आगा 4 तिया 12 और 5 तिया 15। अब आप देख रहे हैं कि जब हम SCF निकाल ले रहे हैं तो हमारा जो अनुपात जो बच रहा है वो आपस में कभी नहीं कटेगा। आपस में किसी भी अंक से आप काट नहीं पाइएगा, केवल 1 से काट पाइएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको जो अनुपात देता भाई, आपको जो अनुपात देता है SCF निकालने के बाद, वो आपस में कटेगा भी नहीं कभी। आप काट के दिखाइए तो 1 2 3 को कभी नहीं काट पाइएगा। इसका मतलब हुआ कि आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे ही आपको अनुपात मिले, SCF मिले, खाली गुना कर दो आंसर, संख्या फट से आपके सामने आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आपके सामने एक सवाल है, बहुत ही इजी क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सी महत्तम संख्या है। महत्तम को आप क्या समझिएगा भाई? मैक्सिमम, कि मैक्सिमम संख्या कौन सी सबसे बड़ी हो सकती है। तो कुछ लोगों इसमें इसलिए आप लोग गलती करते भाई, क्योंकि इसमें आपको घातांक यानी पावर का जो है समझ बढ़िया से नहीं होता है। तो बहुत ही इजी तरह से समझाते हैं, आप एक बार समझ लीजिए। ऐसा क्वेश्चन सीटेट कभी पूछ चुका है, एक बार भी पूछ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो 4 का स्क्वायर तो 16 होता, आप जान रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यहां देखिए क्या होगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 का स्क्वायर 64, सॉरी यस 8 का स्क्वायर कितना होगा? 64, ठीक है। यहां कितना देखो, 2 दूनी 4, 4 पे पावर कितना हो गया? 2, 16 हुआ, और 16 का स्क्वायर बोलो कितना होता है? 256। पास समझ में आ रहा है? मैंने क्या किया वो ध्यान से देखिएगा कि 2 और 2 जोड़ दिए, 4 हो गया, 4 का स्क्वायर कितना हुआ? 16। अब 16 पर पावर कितना हो गया?
2, तो 16 100 कितना होता है 256 होता है, पता है ना। तो ये आपको बड़ा दिख रहा है, यहाँ देखिए 2 2 4 2 6, 6 का स्क्वायर कितना 36। बोलिए भाई बड़ा कौन दिख रहा है 256, ये कहां से आया, ऑप्शन नंबर सी से, ठीक है। या इसको आप ऐसे भी कर सकते थे कि 2 2 4 यहाँ हो गया और यहाँ 2 दूनी 4, तो 4 पे पावर 4 कितना होगा 4 गुने 4 गुने 4 गुने 4, 4 चौके 16, 16 गुना 64, 16 गुने 4 64, 64 गुने 4 256। ये भी कर सकते थे हम लोग। क्या किए समझिएगा, इन दोनों गुना कर लिए, इसको जोड़ दिए, क्योंकि जब कोई पावर हो और ब्रैकेट के ऊपर फिर पावर तो गुना होता है, ये ध्यान रखिएगा। एक चीज और आपको सिखा देते हैं, उसको भी ध्यान रखिएगा। जैसे दिया है 3 पे पावर 2 पावर 2 पावर 2, तो इसको ये नहीं करिएगा होशियारी की गुना कर दिए, 2 3 6 कर दिए, गलत। यहाँ क्या हो जाएगा देखिए, ये हो जाएगा 2 पे पावर 2 4 और 4 पे पावर 2 कितना हो जाएगा 16, यानी इसको लिखेंगे 3 पावर 16। बात समझ में आया आपको। तो ये भी कहीं अगर एग्जाम में इसके जगह मान लो इसको भर देता तो आपको ये आना चाहिए, तो इसको आप ध्यान से समझ लीजिएगा, ऐसे सवाल आपको देखने मिलेंगे। अब देखिए आपके सामने एक ऐसा सवाल है जो कि कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके सीटेट एग्जाम में, इसको ध्यान समझ लीजिएगा कि यदि लंदन में अब समय 6:15 हो रहा है, यानी अभी 6:15 हो रहा है, तो भारत में समय क्या हो रहा होगा भाई। तो आपको सिर्फ एक बात ध्यान रखना कि लंदन और इंडिया में, लंदन से इंडिया का समय जो है वो 5.5 घंटा ज्यादा है। क्या है, ज्यादा है लंदन से। तो अगर लंदन में 6:15 तो आप इसमें क्या कीजिए 5.5 घंटा जोड़ दीजिए। तो कैसे जोड़ते वो भी देख लीजिए। यहाँ लिखेंगे 5 घंटा 30 मिनट, ये मिनट है, ये आवर है, घंटा है, तो 5 3 1 4 और 6 5 11 जो आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, आप इजी से आंसर मार सकते थे। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन में फंसिएगा नहीं, फटाफट बना के निकल जाना है। याद क्या रखना है आपको कि भाई लंदन जो है, लंदन हमसे पीछे है और लंदन से हम लोग आगे हैं, कितना 5.5 घंटा। यानी लंदन में अगर यदि अभी 10 बजेगा, 10 बज रहा होगा, तो भाई यहाँ पे कितना बजेगा 5 घंटा बढ़ाइए पहले, 10 से 5 कितना 3 बज गया। अगर सुबह की बात करें तो 3 बज गया और 30 मिनट और जोड़िए, यानी कि 3:30 यानी 3:30 बज रहा होगा। अगर लंदन में अभी शाम का जो है 6 बज रहा होगा, तो अभी इंडिया में कितना होगा, इंडिया में हो जाएगा 6 से 5 घंटा बढ़ाइए 11:30 रात हो जाएगा, क्योंकि 5.5 घंटा बढ़ाना है आपको। इसको ध्यान रखिएगा, ये सवाल हम कई बार देखे हैं, इसलिए आज आपको बता देते हैं, ये सवाल आपको आ सकता है। ठीक है, तो आइए आज का अंतिम सवाल देखते हैं। क्वेश्चन कहता है 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 32 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। भाई ऐसे सवालों में कई लोग आप लोग एक्स वाई कर लेते हैं, एक्स वाई बिल्कुल नहीं करना। ये सवाल आप बस मात्र कुछ सेकंड में कर सकते हैं, तो आप ध्यानपूर्वक एक बार देख लीजिए। अगर कोई औसत नहीं पढ़े हैं तो देखिए कि हम औसत कैसे सिखाएंगे। अभी आपको क्रमागत दिया है, इसको ध्यान रखिए, क्रमागत दिया है, तो क्रमागत दिया तो भाई क्रम से आप जो है क्या करिए 5 संख्या लिख लीजिए क्रमागत। ठीक है, अब क्रमागत संख्या में औसत हमेशा बीच में होता है। कहाँ होता है, बीच में होता है। तो भाई औसत दिया है 32, तो बीच में 32 है। क्रमागत संख्या दिया है यानी कि लगातार दिया होगा, तो अगला होगा 33, यहाँ होगा 34। तो भाई सबसे बड़ा क्या दिख गया आपको, दैट इज 34। आप आराम से उत्तर कर सकते हैं। अगर सबसे छोटी पूछता तो यहाँ आते आप 31, यहाँ पर 30, 30 सबसे छोटी और 34 सबसे बड़ी। अगर कहता सबसे छोटी और बड़ी संख्या के बीच का अंतर बताइए, तो आपको सिर्फ एक बात ध्यान रखना है कि क्रमागत बोला है तो 5 संख्या है, तो एक कम कर देना है, अंतर 4 हो जाएगा। देखिए 30 और 34 में अंतर 4 हुआ। अगर सम बोलता 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत, तो 5 था, एक कम करते, सम होता डबल कर दे, 4 दूनी 8। विषम भी होता तो 5 संख्या होता, तो एक कम करते 4 और डबल कर देते 8। यानी सम विषम होने पे क्या करते हैं हम लोग, अंतर निकालने में एक घटा करके डबल कर देते हैं। 5 संख्या तो एक कम किए 4 डबल कर दिए। यहाँ क्रमागत बोला है तो केवल खाली एक कम कर देंगे, 5 में एक कम किए, कितना हो गया 4। अंतर छोटी संख्या बड़ी में अंतर कितना 4। हमको पूछा क्या, केवल बड़ी संख्या, हम फट से आंसर मार सकते थे। ठीक है,
तो फिर से अगले दिन मिलते हैं। चूँकि आज बहुत ठंड है दोस्तों, तो वीडियो लंबा रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा है। कल वीडियो जो है दिन में अपलोड होगा और कल एक लंबा वीडियो लेके आते हैं और कल हम क्वेश्चंस की संख्या बहुत अधिक लेके आएंगे। और वीडियो को अगर पसंद हो, अच्छा लगा हो, आपको कुछ भी हेल्प कर पाए हो तो आप इसे लाइक ज़रूर करिए, शेयर करिएगा और आपके जिन दोस्तों को आवश्यकता है उसको ज़रूर आप बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू। आप लोग का एग्ज़ाम अच्छा जाए, अच्छे से प्रिपरेशन करिए। धन्यवाद।